पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स को स्मूथली कंडक्ट करने और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कई डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। हर सिटिंग का पहला घंटा क्वेश्चन आवर के नाम से जाना जाता है। इस समय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सवाल पूछते हैं और मिनिस्टर्स यूजुअली उनका जवाब देते हैं। सवाल तीन तरह के होते हैं: स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। स्टार्ड क्वेश्चन, जिसको एक एस्टेरिस्क से मार्क किया जाता है, ओरल आंसर मांगता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन सिर्फ रिटन आंसर मांगता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो होता है जो 10 दिन से कम नोटिस पे पूछा जाता है और इसका जवाब ओरली दिया जाता है। प्राइवेट मेंबर्स को भी सवाल एड्रेस किए जा सकते हैं अगर वो उनके बिल, रेजोल्यूशन या किसी मैटर से रिलेटेड हों। इनके डिस्टिंक्शन के लिए स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं ग्रीन कलर में, अनस्टार्ड व्हाइट में, शॉर्ट नोटिस लाइट पिंक में और प्राइवेट मेंबर्स के क्वेश्चंस येलो में प्रिंट होते हैं। इसके ऑपोजिट जीरो आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। ये एक इनफॉर्मल इनोवेशन है जो 1962 में शुरू हुई। ये क्वेश्चन आर के तुरंत बाद होता है और तब तक चलता है जब तक दिन का एजेंडा स्टार्ट ना हो। इसमें मेंबर्स बिना प्रायर नोटिस दिए कोई भी मैटर रेज कर सकते हैं, इसीलिए ये एक यूनिक डिवाइस है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट टूल है मोशन। जब तक मोशन मूव नहीं होता प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट के साथ, तब तक जनरल पब्लिक मैटर्स पर डिस्कशन नहीं हो सकता। मोशन के जरिए हाउस अपना डिसीजन या ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। मोशन मिनिस्टर्स या प्राइवेट मेंबर्स दोनों ही मूव कर सकते हैं। मोशन तीन तरह के होते हैं: सब्सटेंटिव मोशंस जैसे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल, सब्स्टिट्यूट मोशंस जो ओरिजिनल मोशन का ऑल्टरनेटिव प्रपोज करते हैं, और सब्सिडियरी मोशंस जो अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखते और एक ओरिजिनल मोशन पर डिपेंड करते हैं। सब्सिडियरी मोशंस तीन तरह के होते हैं: एंसिलरी मोशंस रेगुलर बिजनेस के लिए, सुपरसीडिंग मोशंस जो किसी डिबेट के बीच एक नए मैटर को लाकर पुराने को रिप्लेस कर देते हैं, और अमेंडमेंट्स जो ओरिजिनल मोशन के किसी पार्ट को मॉडिफाई करते हैं। डिबेट्स को क्लोज करने के लिए मेंबर्स क्लोजर मोशन मूव कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो डिबेट तुरंत खत्म हो जाता है और मैटर वोटिंग के लिए चला जाता है। क्लोजर मोशंस चार तरह के होते हैं। सिंपल क्लोजर प्रपोज करता है कि मैटर सफिशिएंटली डिस्कस हो चुका है और अब वोट होना चाहिए। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स में क्लॉजेज ऑफ अ बिल या रेजोल्यूशन को ग्रुप्स में डिवाइड करके वोटिंग होती है। कैंगरू क्लोजर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पर डिबेट अलाउ करता है, बाकी स्किप हो जाते हैं। गिलिटिन क्लोजर में जब टाइम खत्म हो जाता है तो बचे हुए सारे क्लॉजेस, चाहे डिस्कस हुए हों या ना हो, वोट के लिए भेज दिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिविलेज मोशन होता है। अगर कोई मिनिस्टर हाउस को गलत इंफॉर्मेशन दे या फैक्ट्स छुपाएं, तो ये मोशन उन्हें सेंशर करने के लिए मूव किया जाता है। एक और डिवाइस है कॉलिंग अटेंशन मोशन, जो 1954 में इंट्रोड्यूस हुआ। इससे मेंबर्स अर्जेंट पब्लिक मैटर्स पर मिनिस्टर का ध्यान दिलाते हैं और अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मांगते हैं। जीरो आर के ऑपोजिट ये फॉर्मली रूल्स में इंक्लूडेड है। अडजर्नमेंट मोशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है जो डेफिनेट और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स पर ध्यान खींचने के लिए यूज होता है। इसे एडमिट करने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी है। ये नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट करता है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है और राज्यसभा में अलाउड नहीं है। इस पर डिबेट कम से कम 2.5 घंटे तक चलनी चाहिए। इस मोशन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये डेफिनेट, फैक्चुअल, अर्जेंट और पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, एक ही मैटर तक लिमिटेड हो, पहले से डिस्कस्ड इशू या कोर्ट में पेंडिंग इशू न हो और वेग टर्म्स में फ्रेम न किया गया हो। लोकसभा में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी सपोर्ट टेस्ट की जाती है। आर्टिकल 75 के हिसाब से मिनिस्ट्री कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर मिनिस्ट्री ये मोशन हार जाए तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। इसके ऑपोजिट कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट खुद मूव करती है, यूजुअली हंग पार्लियामेंट या फ्रेजाइल कोलिशन के टाइम, ताकि अपना मेजॉरिटी प्रूव कर सके। अगर ये फेल हो जाए तो गवर्नमेंट गिर जाती है। एक रिलेटेड डिवाइस है सेंशर मोशन। सेंशर मोशन नो कॉन्फिडेंस से इसीलिए अलग है क्योंकि ये स्पेसिफिक मिनिस्टर्स या पॉलिसीज के खिलाफ हो सकता है और रीजन स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ बिना रीजंस दिए होता है। अगर सेंशर मोशन पास हो जाए तो मिनिस्टर्स को रिजाइन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन नो कॉन्फिडेंस पास होने पर रेजिग्नेशन मैंडेटरी है। हर नई लोकसभा के शुरू में और हर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आउटलाइन किए जाते हैं। इस एड्रेस के बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जो दोनों हाउसेज में डिबेट और वोट किया जाता है। अगर ये पास ना हो तो गवर्नमेंट की डिफीट के बराबर माना जाता है। ये डिबेट मेंबर्स को गवर्नमेंट की फेलियर्स और लैप्सेस हाईलाइट करने का चांस भी देता है।
कभी कभी स्पीकर द्वारा एडमिट किया गया मोशन तुरंत डेट पर डिस्कशन के लिए नहीं रखा जाता। इसे नो डे येट नेम्ड मोशन कहते हैं। स्पीकर बाद में लीडर ऑफ द हाउस या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से कंसल्ट करके टाइम अलॉट करते हैं। दूसरी तरफ डिलेटरी मोशन का मकसद किसी बिल या रेजोल्यूशन पर डिबेट को डिले या एडजर्न करना होता है। अगर स्पीकर समझे कि इसका मिसयूज हो रहा है तो इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। मेंबर्स एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी रेज कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि प्रोसीडिंग्स रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से कंडक्ट नहीं हो रही हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है क्योंकि इससे प्रोसीडिंग्स तुरंत हॉल्ट हो जाती हैं और इस पर कोई डिबेट अलाउड नहीं है। और भी कई डिवाइसेस होते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशंस उन मैटर्स के लिए होते हैं जहां और क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है। ये हफ्ते में 3 दिन तक अलाउड होते हैं, लेकिन इनमें कोई फॉर्मल मोशन या वोटिंग नहीं होती। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस, जिनको 2 आवर डिस्कशंस भी कहते हैं, 1953 से यूज हो रहे हैं और अर्जेंट मैटर्स पर डिबेट अलाउ करते हैं बिना मोशन या वोटिंग के। राज्यसभा में अगर कोई मैटर इन डिवाइसेस में फिट ना हो तो उसे स्पेशल मेंशन के अंडर रेस किया जा सकता है, जबकि लोकसभा में इसका इक्विवेलेंट है नोटिस अंडर रूल 377। रेजोल्यूशंस भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इनसे मेंबर्स मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट पर ध्यान खींच सकते हैं। इन पर डिबेट स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट तक लिमिटेड होती है और एक बार मूव करने के बाद हाउस की परमिशन के बिना विड्रॉ नहीं की जा सकती। रेजोल्यूशन 3 तरह के होते हैं। प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशंस जो ऑल्टरनेट फ्राइडेज को डिस्कस होते हैं, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस जो मंडे से थर्सडे कभी भी लिए जा सकते हैं, और स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ के प्रोविजंस के अंडर लाए जाते हैं। मोशन से अलग रेजोल्यूशंस हमेशा सब्सटेंटिव मोशंस होते हैं और उन पर वोट जरूर होता है, जबकि हर मोशन सब्सटेंटिव नहीं होता, ये वोट के लिए नहीं रखा जाता। आखिर में यूथ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रमोट करने के लिए यूथ पार्लियामेंट का स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था, फोर्थ ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन पर। इसका एम है कि यंगर जनरेशन को पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस से फेमिलियराइज किया जाए, उनमें डिसिप्लिन, टॉलरेंस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनकलकेट की जाएं, और स्टूडेंट्स को ये समझ में आए कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स स्टेट्स को इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग और एनकरेजमेंट देती है। पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दोनों हाउसेस के लिए सेम है और हर बिल को एक जैसे ही स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तभी वो लॉ बन सकता है। बिल बेसिकली एक प्रपोजल होता है लेजिस्लेशन के लिए, और एक्ट तभी बनता है जब उसे फॉर्मली इनैक्ट किया जाता है। ब्रॉडली पार्लियामेंट के बिल्स दो टाइप्स के होते हैं: पब्लिक बिल्स जो मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी रिप्रेजेंट करते हैं, और प्राइवेट बिल्स जो उन एमपीज के द्वारा इंट्रोड्यूस होते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं होते और ये जनरली ऑपोजिशन के व्यूज रिफ्लेक्ट करते हैं। दोनों का प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन पब्लिक बिल्स के पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये ऑफिशियली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा ड्राफ्ट किए जाते हैं। प्राइवेट बिल्स एमपीज खुद ड्राफ्ट करते हैं। अगर एक पब्लिक बिल रिजेक्ट हो जाए तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस पे सवाल उठता है, लेकिन प्राइवेट बिल रिजेक्ट होने से ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्स को 4 कैटेगरीज में भी ग्रुप किया जा सकता है: ऑर्डिनरी बिल्स जो फाइनेंस के अलावा किसी भी मैटर से डील करते हैं, मनी बिल्स जो सिर्फ टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर या फाइनेंशियल इशू से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स जो रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर मैटर्स कवर करते हैं और मनी बिल्स से स्कोप में ब्रॉड होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इनके लिए अलग अलग प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। जहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस सेपरेटली होता है, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स एक क्लियर पैटर्न फॉलो करते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे मिनिस्टर करे या कोई एमपी। फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट रीडिंग, जिसमें सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसका टाइटल और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े जाते हैं और गजेट में पब्लिश होता है। इस स्टेज पे डिस्कशन नहीं होता। सेकेंड रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जिसमें डिटेल स्क्रूटनी और डिस्कशन होता है। पहले बिल के जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस होते हैं, फिर हाउस डिसाइड करता है कि बिल को डायरेक्ट कंसिडर करे, एक सिलेक्ट कमेटी को भेजे, एक जॉइंट कमेटी को भेजे या पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट करे। अगर कमेटी को भेजा जाए तो वो बिल को क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन करती है, अमेंडमेंट सजेस्ट करती है बेसिक प्रिंसिपल्स चेंज किए बिना, और एक डिटेल रिपोर्ट हाउस को देती है। जब बिल वापस आता है तो कंसिडरेशन स्टेज में हर क्लॉज अलग से डिस्कस होता है और अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए जाते हैं। थर्ड रीडिंग में फाइनल डिबेट होती है कि बिल ओवरऑल पास होना चाहिए या रिजेक्ट। यहाँ कोई नया अमेंडमेंट अलाउ नहीं होता। अगर मेजॉरिटी सपोर्ट करती है तो बिल पास हो जाता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑथेंटिकेट कर देते हैं। फिर बिल दूसरे हाउस में जाता है जहां सेम 3 रीडिंग्स होती हैं। सेकेंड हाउस बिल को आज इट इज पास कर सकता है, अमेंड करके रिटर्न कर सकता है, कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकता है या पेंडिंग रख सकता है। अगर दोनों हाउसेज अग्री कर लेते हैं तो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए या एक हाउस बिल को 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग रखे तो डेडलॉक होता है। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं और अगर मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग बिल अप्रूव कर दे तो बिल पास माना जाता है। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं:
असेंट देना, असेंट विदहोल्ड करना या बिल एक बार रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करना। अगर दोनों हाउसेज उसे दोबारा पास करके भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं असेंट देने के लिए, इसलिए प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो होता है। मनी बिल्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के अंडर डिफाइंड होते हैं। एक बिल तभी मनी बिल होता है अगर वो सिर्फ उन मैटर्स से डील करे जैसे टैक्सेशन, यूनियन के द्वारा बोरोइंग, कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड की कस्टडी, इन फंड से अप्रोप्रिएशन या विड्रॉल, कंसोलिडेटेड फंड के एक्सपेंडिचर को डिक्लेयर या इंक्रीज करना, गवर्नमेंट अकाउंट्स में रिसीट्स, यूनियन या स्टेट अकाउंट्स का ऑडिट या कोई इंसिडेंटल मैटर। लेकिन फाइन्स, फीस या लोकल टैक्सेस का मेंशन ऑटोमेटिकली बिल को मनी बिल नहीं बनाता। एक बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करना सिर्फ लोकसभा के स्पीकर का काम है और उनका डिसीजन चैलेंज नहीं किया जा सकता। मनी बिल्स का प्रोसीजर स्पेशल है। ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर और सिर्फ एक मिनिस्टर के द्वारा। लोकसभा से पास होने के बाद बिल राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा इसे अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है। उसे 14 दिन के अंदर बिल रिटर्न करना होता है, रिकमेंडेशंस के साथ या बिना। लोकसभा उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या इग्नोर करे, दोनों पॉसिबल है। अगर राज्यसभा 14 दिन तक कुछ नहीं करता तो बिल ऑटोमेटिकली लोकसभा के अप्रूव्ड फॉर्म में पास माना जाता है। मतलब मनी बिल्स पर लोकसभा का कंप्लीट कंट्रोल होता है, जबकि ऑर्डिनरी बिल्स में दोनों हाउसेज इक्वल होते हैं। जब मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो या तो एसेंट दे सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। प्रैक्टिकली क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, इसलिए एसेंट जनरली मिल ही जाता है। फाइनेंशियल बिल जनरली उन बिल्स को कहते हैं जो मनी मैटर्स जैसे रेवेन्यू या गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डील करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एक स्पेसिफिक मतलब है। फाइनेंशियल बिल्स 3 टाइप्स के होते हैं: मनी बिल्स आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1 आर्टिकल 1171 और फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2 आर्टिकल 1173। मतलब सारे मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स नहीं होते। एक बिल तभी मनी बिल बनता है जब उसमें सिर्फ आर्टिकल 110 के सब्जेक्ट्स हों, जैसे टैक्सेशन, बोरोइंग या कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर, और स्पीकर ऑफ लोकसभा उसे मनी बिल सर्टिफाई करें। टाइप 1 और टाइप 2 फाइनेंशियल बिल्स अलग अलग आर्टिकल 117 के अंडर एक्सप्लेन्ड है। समझने के लिए एक ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का कंपैरिजन करते हैं। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा में। ऑर्डिनरी बिल कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर, लेकिन मनी बिल सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन मनी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को अमेंड या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन मनी बिल को नहीं, सिर्फ 14 दिन के अंदर सजेशंस दे सकता है। ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में 6 महीने तक होल्ड हो सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ 14 दिन के लिए। मनी बिल में स्पीकर का सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, जबकि ऑर्डिनरी बिल में नहीं। ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले दोनों हाउसेस पास करना पड़ता है, और अगर डेडलॉक हो तो जॉइंट सिटिंग होती है। मनी बिल लोकसभा से पास होते ही प्रेसिडेंट के पास जाता है और जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन नहीं होता। अगर मिनिस्टर ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस करे और वो लोकसभा में डिफीट हो जाए तो गवर्नमेंट रिजाइन कर सकती है, लेकिन अगर मनी बिल डिफीट हो जाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना ही पड़ता है। ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट के पास जाकर अप्रूव, रिजेक्ट या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है, लेकिन मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट सिर्फ अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन ऑप्शन नहीं होता। फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1 थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये आर्टिकल 110 के मैटर्स जैसे टैक्सेशन या बोरोइंग कंटेन करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ जनरल मैटर्स भी होते हैं। जैसे अगर किसी बिल में बोरोइंग प्रोविजन के साथ कोई और अनरिलेटेड लीगल इशू भी हो तो वो टाइप 1 फाइनेंशियल बिल है। ये दो चीज़ों में मनी बिल्स जैसे होते हैं, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर। बाकी हर एस्पेक्ट में ये ऑर्डिनरी बिल्स जैसे होते हैं। मतलब राज्यसभा इन्हें अमेंड या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर अमेंडमेंट में न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करना हो या एग्जिस्टिंग टैक्स को चेंज करना हो तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। राज्यसभा हमेशा अमेंडमेंट मूव कर सकता है ताकि टैक्स को रिड्यूस या अबॉलिश किया जा सके, बिना प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के। अगर दोनों हाउसेज अग्री नहीं करते तो जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है, और प्रेसिडेंट के पास भी ऑर्डिनरी बिल जैसे ही ऑप्शंस होते हैं, अप्रूव, रिजेक्ट या रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करने के। फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2 सिंपल होते हैं। ये सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी स्पेंड करने से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आर्टिकल 110 के मैटर्स इंक्लूड नहीं करते। इनका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी बिल्स जैसा होता है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि दोनों हाउसेज इन्हें तब तक पास नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ना दे कंसिडरेशन के लिए। ये रिकमेंडेशन इंट्रोडक्शन के वक्त नहीं बल्कि फाइनल अप्रूवल के पहले चाहिए होती है। मतलब बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन सिर्फ पास होने से पहले लेनी होती है। बाकी ये अमेंड या रिजेक्ट दोनों हाउसेस कर सकते हैं, और डिसएग्रीमेंट होने पे जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है। प्रेसिडेंट के पास भी अप्रूव, रिजेक्ट या रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करने का राइट होता है।
इस तरह से मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2 तीनों ही फाइनेंशियल मैटर से डील करते हैं, लेकिन इनके प्रोसीजर अलग-अलग होते हैं उनके कंटेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर। एक जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है ताकि डेडलॉक रिजॉल्व हो सके जब दोनों हाउसेस किसी बिल पर अग्री नहीं कर पाते। ऐसा डेडलॉक तब माना जाता है जब एक हाउस बिल पास करके दूसरे हाउस को भेजता है और दूसरा हाउस उसे रिजेक्ट कर देता है, या दोनों हाउसेस अमेंडमेंट्स पर अग्री नहीं कर पाते, या फिर बिल दूसरे हाउस को रिसीव होने के बाद 6 महीने तक पास नहीं होता। इन तीनों सिचुएशंस में प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकते हैं ताकि बिल पर डिलिब्रेशंस और वोटिंग हो सके। ये प्रोविजन सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स पर अप्लाई होता है, मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर नहीं। मनी बिल्स के केस में लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स सेपरेटली दोनों हाउसेस से पास होने चाहिए, जॉइंट सिटिंग से डिसाइड नहीं किया जा सकता। जब दूसरे हाउस में बिल पेंडिंग होता है तो 6 महीने का जो पीरियड काउंट होता है उसमें वो टाइम इंक्लूड नहीं होता जब हाउस प्रोरोग या 4 दिन से ज्यादा अडजर्न रहा हो। अगर लोकसभा डिसॉल्व होने की वजह से बिल लैप्स हो जाए तो जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी जॉइंट सिटिंग बुलाने का अनाउंसमेंट कर दिया है और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है तो बिल लैप्स नहीं होता और जॉइंट सिटिंग फिर भी हो सकती है। एक बार प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाने का डिसीजन नोटिफाई कर देते हैं, उसके बाद कोई भी हाउस अपने आप से उस बिल पर आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। जॉइंट सिटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का स्पीकर होता है और उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। अगर दोनों एब्सेंट हो तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं और अगर वो भी एब्सेंट हो तो मेंबर्स अपने बीच से एक को चूज कर लेते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रिसाइड नहीं करता क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। कोरम के लिए कम से कम दोनों हाउसेस के एक दूसरे के टोटल मेंबर्स का 1/10वां हिस्सा प्रेजेंट होना चाहिए। जॉइंट सिटिंग लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से कंडक्ट होती है, राज्यसभा के नहीं। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स जो प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे होते हैं बिल को पास कर देते हैं तो ये माना जाता है कि पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है। प्रैक्टिकली क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स होते हैं, अक्सर उन्हीं की बात चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी क्लियर करता है कि जॉइंट सिटिंग के दौरान नए अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, एक्सेप्ट 2 सिचुएशंस में। पहला, वो अमेंडमेंट्स जो दोनों हाउसेस के फाइनल डिसएग्रीमेंट का रीजन बने थे, और दूसरा, वो अमेंडमेंट्स जो बिल के डिले की वजह से जरूरी हो गए थे। इंडिपेंडेंस के बाद जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन सिर्फ 3 बार यूज हुआ है। 1960 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए, 1977 में बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल के लिए और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज आमतौर पर बजट कहलाती है उसे ऑफिशियली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ ये आम नाम बन गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में मेंशन है और ये बेसिकली एक डिटेल्ड अकाउंट होता है गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर का, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये सिर्फ पैसा आने जाने का हिसाब नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खर्च होगा, प्रीवियस ईयर में एक्चुअल इनकम और स्पेंडिंग क्या रही, सरप्लस या डेफिसिट क्यों हुआ, और अगले साल के लिए कौन सी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो होंगी। इसमें टैक्सेशन प्रपोजल्स, स्पेंडिंग प्लान्स और नए प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स के अनाउंसमेंट्स भी होते हैं। बहुत लंबे पीरियड तक 2017 तक इंडिया में 2 अलग-अलग बजट्स होते थे, जनरल बजट और रेलवे बजट। जनरल बजट में सारी मिनिस्ट्रीज के लिए फाइनेंसेस आते थे एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जबकि रेलवे बजट सिर्फ रेलवेज के फाइनेंसेस के लिए होता था। ये सेपरेशन 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था 1921 के एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ताकि रेलवे फाइनेंसेस ज़्यादा फ्लेक्सिबल और प्रोफेशनल तरीके से मैनेज हो सके, रेलवेज अपने प्रॉफिट्स को डेवलपमेंट के लिए यूज कर सके आफ्टर एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट रेवेन्यू को देकर, और गवर्नमेंट की इनकम स्टेबल रहे। लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया और अब सिर्फ एक ही यूनियन बजट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर रूल सेट किए हैं बजट एनैक्ट करने के लिए। प्रेसिडेंट को हर साल दोनों हाउसेस के सामने गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है। कोई भी डिमांड फॉर मनी या ग्रांट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं की जा सकती, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा बिना पार्लियामेंट के लॉ के विड्रॉ नहीं किया जा सकता। उसी तरह कोई भी टैक्स इंपोज करने वाला बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और ऐसा बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। टैक्सेस बिना लॉ के ना इंपोज किए जा सकते हैं ना कलेक्ट।
पार्लियामेंट के पास टैक्स को कम या अबॉलिश करने का पावर है, लेकिन बढ़ाने का नहीं। दोनों हाउसेस का रोल भी क्लियरली अलग है। मनी बिल या फाइनेंस बिल जो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, सिर्फ लोकसभा से ही स्टार्ट हो सकता है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के साथ। अमेंडमेंट्स अलाउड होते हैं जिसमें टैक्सेस रिड्यूस या रिजेक्ट किए जा सकते हैं। लॉ के हिसाब से फाइनेंस बिल 75 डेज के अंदर पास और असेंट मिलना जरूरी है। एक बार एनैक्ट होने के बाद ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है, जो बजट के इनकम साइड को लीगलाइज करता है और पूरा बजट प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में स्पेसिफिक पेमेंट्स आती हैं, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंसेस, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी, राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की सैलरी और पेंशन्स, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी और पेंशन, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स की सैलरी और पेंशन, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और यूपीएससी की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डेट रिलेटेड चार्जेस जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स और लोन रीपेमेंट्स, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट्स के पेमेंट्स और कोई भी और एक्सपेंडिचर जो पार्लियामेंट डिक्लेयर करे। बजट पार्लियामेंट में 6 मेन स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में 2017 से आमतौर पर 1 अप्रैल को करते हैं, पहले फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे होता था। प्रेजेंटेशन के दिन डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच देते हैं। उसके बाद बजट राज्यसभा में भी लाया जाता है, जहां सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं। बजट डॉक्यूमेंट्स डिटेल्ड होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल और पॉलिसी स्टेटमेंट्स जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, रिसीट्स बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल और आउटकम बजट। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भी इसी टाइम पे प्रेजेंट होता है, यूजुअली 1-2 दिन पहले। दूसरा स्टेज होता है जनरल डिस्कशन, जो प्रेजेंटेशन के कुछ दिन बाद स्टार्ट होता है और 3 से 4 दिन तक दोनों हाउसेज में चलता है। इसमें मेंबर्स ओवरऑल प्रिंसिपल्स और थीम्स पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं होती और कट मोशंस अलाउड नहीं होते। फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट में रिप्लाई करते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटिनी करती है। जनरल डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट 3 से 4 हफ्ते के लिए ब्रेक लेती है और इस दौरान 24 कमिटीज अलग अलग मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स डिटेल में एग्जामिन करती हैं। फिर वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके पार्लियामेंट में रखती हैं। ये सिस्टम 1993 में स्टार्ट हुआ और 2004 में एक्सपैंड हुआ, जिसने पार्लियामेंट्री कंट्रोल को और डिटेल बनाया। फिर लोकसभा में वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती है। डिमांड्स मिनिस्ट्री वाइज ली जाती हैं और अप्रूव होने पर ग्रांट बन जाती हैं। सिर्फ लोकसभा के पास ये पावर है, राज्यसभा के पास नहीं। मेंबर्स यहाँ डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं और कट मोशंस मूव कर सकते हैं, जो 3 टाइप्स के होते हैं। पॉलिसी कट मोशन, जिसमें ग्रांट को सिर्फ ₹1 तक रिड्यूस करके पॉलिसी की डिसअप्रूवल शो की जाती है। इकोनॉमिक कट मोशन, जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट रिड्यूस करने का प्रपोजल होता है। और टोकन कट मोशन, जिसमें ₹100 रिड्यूस करके एक स्पेसिफिक ग्रीवेंस हाईलाइट किया जाता है। ये मोशन स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं और प्रैक्टिकली कभी पास नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होती है। लेकिन इनका रोल होता है इश्यूज हाईलाइट करना और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना। अगर कभी ऐसा मोशन पास हो जाए तो इसका मतलब होगा कि गवर्नमेंट ने हाउस का कॉन्फिडेंस खो दिया है और उसे रिजाइन करना पड़ सकता है। लास्ट डे अलॉटेड फॉर वोटिंग पर अगर डिमांड्स पेंडिंग हो तो स्पीकर सबको एक साथ वोट करवा देते हैं, चाहे डिस्कस हुए हो या नहीं। इस प्रोसेस को गियोटिन कहते हैं। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अप्रूव होने के बाद अप्रोप्रिएशन बिल आता है। ये बिल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ करे फॉर वोटेड ग्रांट्स और चार्ज एक्सपेंडिचर। इस बिल में अमेंडमेंट्स जो डेस्टिनेशन या अमाउंट बदलें अलाउड नहीं होते। प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है और तभी पैसा लीगली विड्रॉ किया जा सकता है। क्योंकि ये टाइम लेता है और 31 मार्च के बाद गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए होते हैं, इसलिए एक प्रोविजन है वोट ऑन अकाउंट, जो लोकसभा को अलाउ करता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए, यूजुअली 2 महीने, एडवांस में पैसा ग्रांट करे ताकि एक साथ 1/6 एक्सपेंडिचर कवर हो जाए और गवर्नमेंट चलती रहे जब तक फुल बजट पास नहीं हो जाता। फाइनल स्टेप होता है फाइनेंस बिल पास करना। ये बिल टैक्सेशन और रेवेन्यू प्रपोजल्स को इफेक्ट देता है। इससे मनी बिल माना जाता है, इसलिए लोकसभा से ही स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के साथ। अमेंडमेंट्स अलाउड होते हैं जिसमें टैक्सेस रिड्यूस या रिजेक्ट किए जा सकते हैं। लॉ के हिसाब से फाइनेंस बिल 75 डेज के अंदर पास और एसेंट मिलना जरूरी है। एक बार एनैक्ट होने के बाद ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है, जो बजट के इनकम साइड को लीगलाइज करता है और पूरा बजट प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम बजट, जो 1 साल के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का ऑर्डिनरी एस्टिमेट होता है, पार्लियामेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में भी अलग अलग टाइप्स की ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट तब दी जाती है जब एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू
पार्लियामेंट ने जो अमाउंट ऑथराइज किया होता है किसी सर्विस के लिए, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में इनसफिशिएंट प्रूव हो जाता है। एडिशनल ग्रांट तब दी जाती है जब एक नई सर्विस के लिए फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, जो ओरिजिनली बजट में इंक्लूड नहीं होती। एक्सेस ग्रांट तब वोट होती है जब किसी सर्विस पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर बजट में ग्रांट की गई अमाउंट से ज्यादा हो जाता है और इसे सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद कंसिडर किया जाता है। ऐसे डिमांड्स लोकसभा में वोट होने से पहले पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के अप्रूवल से गुजरती हैं। वोट ऑफ क्रेडिट एक और स्पेशल ग्रांट है जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड मीट करने के लिए दी जाती है जब सर्विस की नेचर या मैग्नीट्यूड इतनी अनयूजुअल होती है कि उसे रेगुलर बजट फॉर्मेट में डिटेल नहीं किया जा सकता। ये एक तरह का ब्लैंक चेक होता है जो लोकसभा एग्जीक्यूटिव को देती है। एक्सेप्शनल ग्रांट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सैंक्शन की जाती है और रेगुलर सर्विसेज का पार्ट नहीं होती। साथ ही एक टोकन ग्रांट भी होती है जब न्यू सर्विस का एक्सपेंडिचर रीअप्रोप्रिएशन से, यानी एक हेड से दूसरे हेड में फंड ट्रांसफर करके मीट हो सकता है बिना एक्स्ट्रा बर्डन के। ऐसे केस में सिर्फ ₹1 की टोकन डिमांड लोकसभा के सामने रखी जाती है और एसेंट मिलते ही रिक्वायर्ड फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस और एक्सेप्शनल ग्रांट्स के साथ वोट ऑफ क्रेडिट की प्रोसीजर वही होती है जो रेगुलर बजट की होती है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 3 टाइप्स के फंड्स एस्टैब्लिश किए हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र आर्टिकल 266 में है। इस फंड में सारे रिसीट्स क्रेडिट होते हैं और सारे पेमेंट्स डेबिट। इसमें गवर्नमेंट रेवेन्यूज, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू उठाए गए लोन्स, वेज एंड मीन्स एडवांसेस और लोन्स के रीपेमेंट्स इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जो भी ऑथराइज्ड पेमेंट होता है वो इसी फंड से निकलता है और बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के कोई विड्रॉल अलाउड नहीं होता। दूसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो भी आर्टिकल 266 में ही मेंशन्ड है, जहां वो सारा पब्लिक मनी डिपॉजिट होता है जो गवर्नमेंट रिसीव करती है लेकिन कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता। इसमें प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, जुडिशियल डिपॉजिट्स, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, रिमिटेंसेस और सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स जैसे आइटम्स आते हैं। ये अकाउंट पूरा एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऑपरेट होता है और विड्रॉल के लिए पार्लियामेंट की सैंक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर पेमेंट्स रूटीन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तरह होते हैं। तीसरा है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र आर्टिकल 267 में है और जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के थ्रू बनाया गया। ये फंड अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए है, पेंडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में होता है। प्रेसिडेंट इसे ऑथराइज करते हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी इस फंड को उनके बिहाफ पर होल्ड करता है। ये भी पब्लिक अकाउंट की तरह एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही ऑपरेट होता है। भारत के पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पार्लियामेंट एक सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई करता है और बहुत ही मल्टी फंक्शनल रोल प्ले करता है। ये वाइड पावर्स एंजॉय करता है और डाइवर्स फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो सकें। इसके रोल को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूएंट, जुडिशियल, इलेक्टोरल और दूसरे इंपॉर्टेंट पावर्स के थ्रू समझा जा सकता है। पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लॉ मेकिंग है। इसके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सके, जो अभी 98 मैटर्स कवर करती है, और रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकता है जो किसी भी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होते। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं और उस पर पार्लियामेंट की ओवरराइडिंग पावर है, यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। पार्लियामेंट एक्सेप्शनल सिचुएशंस में स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर भी लॉ बना सकता है, जैसे जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज करे, जब नेशनल इमरजेंसी हो, जब 2 या ज्यादा स्टेट्स जॉइंटली रिक्वेस्ट करें, जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज या कन्वेंशंस इंप्लीमेंट करना हो, या फिर जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल हो। ऑर्डिनेंसेस जो प्रेसिडेंट इशू करते हैं पार्लियामेंट के रिसेस के दौरान, उन्हें पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने के 6 वीक्स के अंदर अप्रूव करना होता है, वरना वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं। ज्यादातर पार्लियामेंट एक ब्रॉड आउटलाइन में लॉ बनाता है और डिटेल्ड रूल्स और रेगुलेशंस एग्जीक्यूटिव को फ्रेम करने देता है, जिसे डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, और ये रूल्स पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं स्क्रूटनी के लिए। चूंकि भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, एग्जीक्यूटिव अपने एक्शंस और पॉलिसीज के लिए पार्लियामेंट के अकाउंटेबल है। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस, एडजर्नमेंट मोशंस, सेंशर मोशंस, नो कॉन्फिडेंस मोशंस और डिबेट्स के थ्रू।
कमिटीज जैसे कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज, कमिटी ऑन पिटिशंस और कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती हैं। मिनिस्टर्स कलेक्टिवली पार्लियामेंट के लिए और स्पेशली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इंडिविजुअली अपने अपने मिनिस्ट्री के एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ तब तक ऑफिस में रहता है जब तक लोकसभा का मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू गवर्नमेंट को रिमूव किया जा सकता है। बिना नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुए भी लोकसभा अपना कॉन्फिडेंस विड्रा कर सकता है प्रेसिडेंट्स एड्रेस पर मोशन ऑफ थैंक्स रिजेक्ट करके, मनी बिल रिजेक्ट करके, सेंशर या अडजर्नमेंट मोशन पास करके, किसी वाइटल इशू पर गवर्नमेंट को डिफीट करके या कट मोशन कैरी करके। इस तरह पार्लियामेंट का प्राइमरी फंक्शन है गवर्नमेंट सिलेक्ट करना, उसे सपोर्ट करना जब तक मेजॉरिटी है और उसे डिसमिस करना जब मेजॉरिटी चली जाए। बाकी डिसीजन लोगों पर छोड़ देना नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में। पार्लियामेंट फाइनेंशियल मैटर्स में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। एग्जीक्यूटिव बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के ना तो टैक्स लेवी कर सकता है और ना एक्सपेंडिचर कर सकता है। हर साल गवर्नमेंट बजट पार्लियामेंट के सामने रखता है और जब वो पास हो जाता है तो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर लीगलाइज्ड हो जाते हैं। पार्लियामेंट पब्लिक मनी पर कंट्रोल सिर्फ बजटरी स्टेज पर नहीं बल्कि बाद में भी अपनी फाइनेंशियल कमिटीज जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के थ्रू रखता है, जो इरेगुलरिटीज, वेस्टफुल एक्सपेंसेस और मिसयूज ऑफ फंड्स एग्जामिन करती हैं। बजट पर एन्युइटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यानी ग्रांट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होते हैं और जो अनस्पेंट रहता है वो लैप्स हो जाता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस चला जाता है। ये गवर्नमेंट को रिजर्व्स बनाने से रोकता है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। लेकिन अक्सर इस वजह से साल के एंड में हैवी स्पेंडिंग हो जाता है, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में मार्च रश कहते हैं। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का भी पावर रखता है। ये 3 तरीकों से होता है: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की कंसेंट। ज्यादातर प्रोविजन स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होते हैं, कुछ छोटे मोटे प्रोविजन सिंपल मेजॉरिटी से और कुछ फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोविजंस स्टेट्स की रैटिफिकेशन के साथ अमेंड होते हैं। पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का पावर है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में रूल किया। सिर्फ एक जगह स्टेट लेजिस्लेचर डायरेक्टली रोल प्ले करता है, जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या अबॉलिश करने की रिक्वेस्ट करता है और पार्लियामेंट उस बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करता है। पार्लियामेंट जुडिशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। ये प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की रिमूवल रिकमेंड कर सकता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी रिमूव करने का रिकमेंड कर सकता है। इसके पास पावर है अपने मेंबर्स या आउटसाइडर्स को पनिश करने का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या कंटेम्प्ट के लिए। पार्लियामेंट इलेक्टोरल रोल भी प्ले करता है। ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के साथ मिलकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करता है, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट करता है। पार्लियामेंट लॉज बनाता है इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए, जैसे प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स 1950 और 1951। पार्लियामेंट के और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये नेशन का हाईएस्ट डेलिब्रेटिव फोरम है, जहां नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज डिस्कस होते हैं। ये प्रेसिडेंट के प्रोक्लेम किए 3 इमरजेंसीज, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, अप्रूव करता है। ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट या अबॉलिश कर सकता है, स्टेट्स के बाउंड्रीज, एरिया और नेम्स ऑल्टर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन और जुरिस्डिक्शन रेगुलेट कर सकता है, इंक्लूडिंग एक कॉमन हाई कोर्ट बनाने के लिए 2 या ज्यादा स्टेट्स के लिए। इस तरह पार्लियामेंट सिर्फ लॉज नहीं बनाता, बल्कि पूरे पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को शेप करता है, जिससे वो भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम का सुप्रीम इंस्टीट्यूशन बनता है।